नमस्ते फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम यूनान की सभ्यता के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम यूनान के नगर राज्य स्पार्टा के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम यूनान के नगर राज्य एथेंस के बारे में पढ़ेंगे। ईसा से पूर्व 13वीं शताब्दी के आसपास आयोनियन शाखा, मतलब वहाँ पर जैसे अपन ने स्पार्टा में पढ़ा था विशेष शाखा के लोग, तो इसी में एथेंस में आयोनियन शाखा के थीसियस नामक व्यक्ति ने एटिका के 12 राज्यों को संगठित करके एथेंस की नींव रखी थी। अब एथेंस का नाम एथेंस कैसे पड़ा था? नगर देवी थी वहाँ की, एंथिना के नाम पर। नगर देवी एंथिना के नाम पर नगर का नाम एथेंस रखा गया। प्रारंभ में एथेंस में राजतंत्र था, बाद में कुलीन वर्ग की सत्ता स्थापित हुई जो 7वीं सदी तक चली। अब 7वीं सदी के अंत में क्या हुआ था वहाँ पर कि कुछ स्वेच्छाचारी शासक ने लोगों को अपने झांसे में लेकर अपनी स्वेच्छाचारी शासन वहाँ पर स्थापित किया। तो एथेंस में स्वेच्छाचारी शासक थे, इन्हें टायरेट कहते थे। यह स्वेच्छाचारी लोग छल तथा बल का प्रयोग के द्वारा अपनी सत्ता स्थापित कर। अब वहाँ पर कानून बनाने के लिए उन्होंने ड्रेकान नामक, उस व्यक्ति का नाम था ड्रेकान नामक व्यक्ति को कानून बनाने एवं लेखबद्ध करने के लिए असाधारण अधिकार उन्होंने दे दिए। तो उस ड्रेकान नामक व्यक्ति ने 621 ईसा पूर्व में कठोर कानून बनाया कि एक चोरी जैसे अपराध भी मृत्युदंड दे दिया जाता। अब ऐसे उसने कठोर कानून क्यों बनाया? इसका उद्देश्य एथेंस में प्रजातंत्र की बढ़ती हुई मांग को रोकना था, जिससे कि लोगों में क्या है, इन कानूनों से डर बना रहे। एथेंस में कुलीन वर्ग और दास के अतिरिक्त स्वतंत्र नागरिक भी थे, जिन्हें डेमोस कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने जिनको हाईलाइट कर रखी है, आप अच्छे से इनको देखें। 594 ईसा पूर्व में सोलन नया मजिस्ट्रेट बनकर आया। उसने कानून में सुधार किए, क्योंकि इससे पहले जो निम्न वर्ग के लोग थे उन पर अत्याचार हो रहे थे, तो उन्होंने उनके लिए कुछ किया है। सोलन ने घोषणा की कोई भी व्यक्ति ऋण न चुका पाने के कारण दास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इससे पहले ड्रेकन द्वारा जो कठोर कानून बनाए गए थे, इन कानूनों में उन्होंने थोड़ा सोलन ने सुधार किया था। तो एथेंस में सोलन ने अपने संवैधानिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उन्हें एथेंस गणतंत्र का संस्थापक कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एथेंस गणतंत्र का संस्थापक कौन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सोलन को। सोलन ने निम्न वर्ग के लोगों को समाज का चौथा वर्ग घोषित कर दिया। उन्हें जनता की सभा एक्सलेशिया में मत देने का अधिकार भी उन्होंने दिया। तो इससे क्या हो गए कि निम्न वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग के साथ मिलाया गया, तो उच्च वर्ग के लोग सोलन के विरुद्ध हो गए। इस वर्ग को उसने थिर्स नाम दिया, कि मतलब जो निम्न वर्ग को चौथे वर्ग में डाला गया, इस वर्ग को उन्होंने थिर्स नाम दिया। सोलन ने सार्वजनिक न्यायालयों की स्थापना की, जिन्हें हीलिया कहा गया था। अब सोलन के बाद क्लेस्थनीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन आए थे? सोलन के बाद क्लेस्थनीज आए थे। सोलन के बाद क्लेस्थनीज को एथेंस गणतंत्र का दूसरा संस्थापक कहा जाता। अब जो क्लेस्थनीज हैं उनको यूनान में लोकतंत्र का पिता कहा जाता है। तो यूनान में लोकतंत्र का पिता कौन है? क्लेस्थनीज को कहा जाता है। क्लेस्थनीज ने अब क्या किया कि जैसे सोलन ने चौथे वर्ग में दास वर्ग को डाला था, उन्होंने 10 वर्गों की स्थापना कर दी। ब्यूल क्या थे? जब अपन ने पढ़ा था यूनान की सामाजिक संस्था के बारे में, तो ब्यूल जो थी उच्च वर्ग की संस्था थी। तो इनके सदस्यों की संख्या 400 से बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दी थी? 500 कर दी थी। अब 10 सेनापतियों की समिति जो स्ट्रेटोगाई कहलाती थी, जिसका प्रधान सेनापति क्या कहलाता था? पोलमार्क होता था। क्लेस्थनीज ने निर्वासन प्रणाली को जन्म दिया था। निर्वासन प्रणाली क्या है, इसको आगे अपन समझते हैं। अब इन्होंने क्या किया था? क्लेस्थनीज ने जनता के हाथों में अधिकार दे दिया था कि अगर जनता देखती है कि ये व्यक्ति राज्य के लिए खतरनाक है, तो सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके सबसे मत लेती थी। तो वहाँ पर मिट्टी के बर्तन पड़े थे, तो प्रत्येक व्यक्ति आकर उस मिट्टी के बर्तन पर नाम लिखता था। सबसे अधिक जिस व्यक्ति का नाम आता, उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता। तो अगर किसी व्यक्ति को राज्य हितों के लिए खतरनाक समझा जाता, तो जनता अपनी अपनी जाति के साथ बैठ के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों पर उस व्यक्ति का नाम लिखते। देश बहिष्कृत कर दिया जाता, लेकिन उसकी नागरिकता, उसकी संपत्ति को नहीं छीना जाता था।
इस प्रथा को जन्म देने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि एथेंस के गणतंत्र में तानाशाही खतरे को कम करना। अब एथेंस की महिला से स्पार्टा की महिला को सारे अधिकार थे, स्वतंत्रतापूर्वक रहती थी, लेकिन एथेंस की महिला सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित थी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो युद्ध हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, युद्धों से पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे टॉपिक है। फारस के शक्तिशाली शासकों ने यूनानी उपनिवेशों पर अपना अधिकार, अब इन्होंने क्या किया, एथेंस और स्पार्टा के बहुत सारे उपनिवेश थे, तो फारस के शक्तिशाली शासकों ने क्या किया, वहाँ आक्रमण करके यूनानी उपनिवेशों पर अपने अधिकार कर लिए। तो उपनिवेशों ने इनका विरोध किया। 500 ईसा पूर्व के आसपास यूनानी उपनिवेशों ने फारस के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो उनकी सहायता के लिए एथेंस और एटिया ने अपने युद्धपोत भेजे। विद्रोहियों का सक्रिय उन्होंने सहयोग किया। जब विद्रोहियों का एथेंस और स्पार्टा की सेना ने सहयोग किया तो फारस का जो शासक था वह इसके विरुद्ध हो गया। अब फारस के सम्राट ने यूनानी नगर राज्यों से बदला लेने का निश्चय किया। यह फारस यूनानी युद्धों का प्रमुख कारण बना। इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था कि उपनिवेशों की सहायता के लिए इन्होंने एथेंस और एटिया ने अपनी सेना भेजी थी। तो अब उन्होंने क्या किया, फारस के सम्राट ने यूनान के नगर राज्यों पर आक्रमण कर दिया। हेरोडेटस ने इन युद्धों को फारसी युद्धों की संज्ञा दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थर्मिस्टोक्लीज ने एथेंस को फारसी आक्रमण के प्रति जागरूक बनाने में अत्यधिक मदद की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसके समुद्री बेड़े को मजबूत बनाया। इन्हें एथेंस की सामुद्रिक शक्ति का जनक कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट युद्ध है, मैराथन का युद्ध। अब क्या हुआ कि दारा विभिन्न देशों में अपने दूत भेज रहा था कि दूत भेजकर वहाँ पर ये विचार दूत यह संदेश फैला रहा था कि आप फारस के सम्राट की अधीनता स्वीकार कर लो। तो स्पार्टा और एथेंस में उन दूतों को मार दिया गया। तो 491 ईसा पूर्व में दारा द्वारा भेजे गए दूतों को स्पार्टा व एथेंस में मार डाला गया। तो इसका बदला लेने के लिए 490 ईसा पूर्व में बदला लेने के लिए फारसी जहाजी बेड़ा एथेंस की ओर आगे बढ़ा। जब एथेंस को फारस सेना के मैराथन पहुंचने की खबर पहुंची, मैराथन जो एक सकरा एरिया था, तो उन्होंने क्या किया, सहायता के लिए अपना एक जो तेज़ दौड़ने वाला व्यक्ति फिलिप्पिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्पार्टा भेजा, क्योंकि वो जानते थे कि फारस की सेना को हम अकेले तो रोक नहीं सकते हैं, तो स्पार्टा की सेना की मदद लेनी। तो उस समय स्पार्टा के लोग क्या एक बहुत बड़े धार्मिक उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अभी तो हम आपको मदद नहीं दे सकते, 1 सप्ताह बाद आपको सहायता जरूर दे सकते हैं। तो इसके बीच एथेंस के सैनिकों ने बड़ी वीरता के साथ इस युद्ध को